वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है आईटीआई वालों के लिए, इसका रेगुलर क्लासेस मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। जीके का क्लास, मैथ का क्लास, इंग्लिश का क्लास ऑलरेडी रेगुलर चल रहा है। तो अभी एक क्लासेस करके मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद से मैं डेली 2-3 क्लासेस अपलोड करते रहूँगा। तो ऑलरेडी जीके का 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है, आज चौथा क्लास है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टोटल 25 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया है। तो कौन सा एग्ज़ाम में आया है, मैं आज तक बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूं, तो वो सब एग्ज़ाम में जो जो इम्पोर्टेंट जीके पूछे गए थे तो वो सब जीके को लेके मैं आया हूं। तो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का एग्ज़ाम के लिए ये सब जीके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलते रहेगा। और नेवी का फ्री नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग जुड़ सकता है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्री नोट्स में क्या क्या प्रोवाइड किया हूँ, इंग्लिश में एक चैप्टर वाइज जो भी दिया है नेवी का सिलेबस में, सभी चैप्टर के ऊपर डिपेंड करके एक फ्री बुक्स में प्रोवाइड किया हूँ। और इंग्लिश में 10 प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया हूँ और हिंदी में 15 प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया हूँ। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था और इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इस बार क्या हो सकता है वो भी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का एक अलग से प्लेलिस्ट में मेरा चैनल में बना दिया हूँ, तो उसमें जाकर आप लोग हर वीडियो को देख सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन है, आप लोग मान के चलिए आज का एक टेस्ट हो रहा है। तो मैं आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसका पहले आप लोग आंसर बता दीजिए, आंसर आप लोग दे दीजिए क्या हो रहा है देखिए, उसका बाद मेरा आंसर सुनिए। अगर 25 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप लोगों का 23 से 24 क्वेश्चन राइट हो गया है, मतलब आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। और 23-24 से अगर नीचे आएगा मतलब आप लोग को प्रिपरेशन और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग टेस्ट का हिसाब से आप लोग इसको देते रहना। तो जो भी 25 क्वेश्चन आज का क्लास में है, मैं आंसर बताने के बाद ही आप लोगों को सब कुछ याद हो जाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आज का क्लास में होगा आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, क्योंकि आज का जो 25 क्वेश्चन है उसका साथ भी और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 25 से एटलीस्ट 50 बन जाएगा। तो 50 क्वेश्चन करके अगर रेगुलर आप लोग जीके को याद करते रहेंगे तो आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लुमेन इज ए यूनिट ऑफ। लुमेन किसका यूनिट होता है? तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी मैं टाइप करके लाया हूँ, तो हिंदी का टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो लुमेन किसका यूनिट होता है? ऑप्शन नंबर ए लुमिनियस फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर बी लुमिनियस इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी लुमिनियस डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी ब्राइटनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुमिनियस फ्लैक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर बी को दे सकता है, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला होता है, ठीक है। और ये लुमेन बोला है, तो लुमेन किसका यूनिट है? लुमिनियस फ्लैक्स का यूनिट। और एक चीज़ पूछता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स डैश हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में सबसे कम जन्मों दर है, मतलब बर्थ रेट सबसे कम बर्थ होता है, जन्म होता है। तो कौन सा स्टेट में होता है? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट दे सकता है। सबसे कम बर्थ रेट कहाँ पे होता है, कम जन्म दर कहाँ पे होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। तो केरला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कभी कभी आता है कि केरला का राजधानी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? ये होता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ पे उत्पन्न होता है? व्हीट मतलब क्या है आप लोग जानते हैं? व्हीट मतलब शायद इसको हिंदी में गेहूँ बोलता है। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। तो पिछला दिन एक क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इंडिया का कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा दाल उत्पन्न होता है, पल्सेस कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एमपी राइट हो जाएगा। तो आंसर की मैं गलत था इसलिए मैं गलत बोल दिया था गलती से, ठीक है। तो अब लोग को ये चीज़ जानना चाहिए, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। व्हीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है।
और जो पल्सेस होता है, दाल होता है, दाल सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सा स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट जंगल कौन सा स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वाधीन भारत का जो नेशनल फ्लैग है तो एक किसने डिज़ाइन किया था। तो फ्लैग का तो एक डिज़ाइन है ना, तो 3 कलर होता है, तो उसमें एक जो बीच में जो व्हील रहता है उसमें टोटल कितना स्पोक्स रहता है, टोटल 24 स्पोक्स रहता है। 24 आवर्स हम लोग का होता है, इसीलिए 24 स्पोक्स होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना स्पोक्स रहता है, 24 रहता है। ओके, तो इसका जो डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, जातीय पताका है, तो उसका डिज़ाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि नेशनल एंथम कौन सा है। तो इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं जन गण मनो, जन गण मनो। तो इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ में आप लोग का कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक होता है नेशनल एंथम में और एक होता है नेशनल सॉन्ग में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेशनल एंथम होता है जन गण मनो। तो किसने लिखा था, राइटर कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग जो है, तो नेशनल सॉन्ग हम लोग का क्या है, वंदे मातरम। तो इसका राइटर था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक है, तो हम पहले आप लोगों को बता दिया था कि एक क्वेश्चन का साथ और भी क्वेश्चन बताते रहूँगा। 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आज का क्लास में ज़रूर होगा, और एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग को जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया हूँ, वो प्रैक्टिस सेट से आप लोग डेली एक सेट को प्रैक्टिस करते रहना और देखते रहना आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आप लोग का 60+ मार्क्स आ रहा है, मतलब आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, तो पूरा पेपर को 90 मिनट्स के अंदर आप लोग सॉल्व कर लेना। जो भी क्वेश्चन आ रहा है 90 मिनट्स के अंदर, उतना का हिसाब से नेगेटिव कोई भी नहीं रहेगा, इसीलिए आप लोग नेगेटिव को छोड़ दीजिए। तो जो भी मार्क्स आएगा आप लोग देखना आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। अगर 60+ आया मतलब प्रिपरेशन ठीक है, उससे कम आया मतलब और भी प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो हर प्रैक्टिस सेट का एग्जाम देने के बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसका आंसर की भी प्रैक्टिस सेट का पीछे है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके मैं करता हूँ, और आने वाला दिन में भी और भी अच्छा से करूँगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्री नोट्स हो सके, इंपॉर्टेंट नोट्स हो सके, आप लोगों के साथ मैं फ्रीली प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कोई भी कॉस्ट आप लोगों को मेरा चैनल में कभी पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्या होता है, इन दोनों को बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बेसिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर डी एसिड ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एम्फोटेरिक इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी। तो एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड का साथ भी रिएक्ट करता है और बेस का साथ भी रिएक्ट करता है, मतलब दोनों का साथ अगर रिएक्ट करता है, और दोनों का साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्यों रिएक्ट करता है, एसिड का साथ रिएक्ट करता है, बेस का साथ क्यों रिएक्ट करता है, वाटर बनाने के लिए और सॉल्ट बनाने के लिए। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड का साथ भी रिएक्ट करता है और बेस का साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट या वाटर बनाते हैं। तो वो सभी मेटल ऑक्साइड को क्या बोलता है, एम्फोटेरिक बोलता है, उभयधर्मी बोलता है। ठीक है, तो ये आप लोग को जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड भी होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है। तो एग्जाम में जरूर पूछेगा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया था, ALP का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड का जो वेलोसिटी होता है या साउंड का जो वेग होता है वो कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर का ऊपर साउंड का वेलोसिटी या साउंड का वेग डिपेंड नहीं करता, बाकी 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर का बात करते तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड का वेलोसिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड का वेलोसिटी घटेगा।
और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी घटेगा, ठीक है। और डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी अगर घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, और डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड का वेग, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन आता है रूम टेम्परेचर में, जैसे कि हम बता दिया टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगा। तो रूम टेम्परेचर में साउंड का वेग कितना होता है, तो 346 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये आप लोगों को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अचीव्ड बाय यूजिंग। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, क्या व्यवहार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मोकपल। तो आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थर्मोकपल। तो थर्मोकपल क्या करता है, थर्मोकपल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हीट एनर्जी जो होता है उसमें जो ऊर्जा होता है उधर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसका मदद से, थर्मोकपल का मदद से। एमीटर कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को मेज़र करने के लिए, करंट को मेज़र करने के लिए। हाइड्रोमीटर कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए या रिलेटिव डेंसिटी को चेक करने के लिए। वोल्ट मीटर कहाँ पे यूज़ होता है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। सम्राट अशोक का शासनकाल में थर्ड बुद्धो काउंसिल कहाँ पे स्थापित हुआ था या कहाँ पे बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी कलिंग, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक का शासनकाल में थर्ड बुद्धो समिति कहाँ पे बैठा था, कहाँ पे अनुष्ठित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका बारे में छोटा सा डिटेल्स है। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था BC, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था तो ये हुआ था वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और फोर्थ हुआ था कश्मीर में, ठीक है। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था किसका शासनकाल में, अजातशत्रु का शासनकाल में। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसका शासनकाल में हुआ था, कालाशोक का शासनकाल में हुआ था। थर्ड जो हुआ था पाटलिपुत्र में तो ये हुआ था अशोक का शासनकाल में। और जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, कनिष्क का शासनकाल में हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, करेंसी ऑफ चाइना। चीन का करेंसी का नाम क्या है। तो चीन का जो नेशनल करेंसी होता है उसका नाम क्या होता है। तो पिछला क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था करेंसी का बारे में। तो हम देखना चाहते थे कितना स्टूडेंट अलर्ट है, कितना स्टूडेंट रेगुलर क्लास को फॉलो करता है अच्छा से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप लोग इसको मिस करते या अवॉइड करते तो एग्जाम में यही आप लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी से आप लोग अलर्ट हो जाइए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चाइना का जो करेंसी होता है तो उसको बोलता है, उसका नाम होता है युआन, YUAN होता है, ठीक है। तो और एक जो करेंसी होता है वो होता है रेनमेंबी, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना चाहिए। तो दोनों होता है, जहाँ पे जो देगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है RPF में आया था, RPF का जब एग्जाम दिया था मैं तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो जापान का होता है, जापान का करेंसी होता है YEN होता है, ठीक है। ये आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, द टेम्पल ऑफ खजुराहो और बिल्ट बाय। खजुराहो जो टेम्पल है तो एक कौन सा शासनकाल में बना था, किसका शासनकाल में बना था, चंदेल्स, पल्लव्स, चालुक्योज या चोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदेला, ठीक है। तो चंदेल जो शासनकाल था या वंश था, डायनेस्टी था, चंदेल डायनेस्टी में खजुराहो टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। तो खजुराहो टेम्पल कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट। तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए स्टेट का गवर्नर को सिलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 35 ईयर्स होना चाहिए। तो कोई भी स्टेट का गवर्नर को सिलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट उसका 35 ईयर्स उम्र होना चाहिए, ठीक है। अगर
लोकसभा का जो मेंबर होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कितना एज होना चाहिए? 25 एज होना चाहिए, मिनिमम एज होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में डिस्कस कर दिया था। और कोई भी राज्यसभा का अगर कोई भी मेंबर है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए कितना मिनिमम उम्र होना चाहिए? 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक होता है अपर हाउस और दूसरा होता है लोअर हाउस। तो अपर हाउस को क्या बोलते हैं? अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, और लोअर हाउस होता है लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को और एक चीज़ बोलता है हाउस ऑफ स्टेट्स बोलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। तो लोकसभा में कौन रहता है? लोकसभा में रहता है स्पीकर रहता है, जो प्रेसिडेंसी सब में काम करता है वो होता है स्पीकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, द इंग्लिश डिफीटेड द डैश इन द बैटल ऑफ वंडीवास। तो वंडीवास में जो युद्ध हुआ था तो इंग्रेज लोग किसको हराया था, किसको बीट किया था या किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जर्मन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रांसीस वालों को हरा दिया था। वंडीवास जो युद्ध हुआ था उसमें इंग्लिश या जो ब्रिटेन वालों हैं वो किसको हराया था? फ्रेंच वालों को हरा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ईच एंड एवरी जगह से मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर का कैपिटल क्या होता है, राजधानी क्या होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। अगर हम पूछते हैं कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हो जाता, सभी स्टूडेंट आंसर दे देते, लेकिन मणिपुर का कैपिटल क्या होता है ये आप लोग को भी तो जानना चाहिए ना। तो ये होता है इम्फल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इम्फल हो जाएगा राइट आंसर। असम का जो कैपिटल होता है दिसपुर होता है, आइजल होता है मिजोरम का, ईटानगर होता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, बेगम हजरत महल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। बेगम हजरत महल ट्रॉफी कौन सा गेम का साथ रिलेटेड है या संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन सा एक ट्रॉफी दे देगा तो ये कौन सा गेम का साथ रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ध्यानचंद ट्रॉफी कौन सा स्पोर्ट्स का साथ रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी बोलता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये कौन सा स्पोर्ट्स का साथ रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और कभी कभी देता है वाका ट्रॉफी, WALKR वाका ट्रॉफी कौन सा स्पोर्ट्स का साथ रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से क्वेश्चन आता है, तो हार्ड टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। इसका बाद देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जातीय पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो इंडिया में लोकेटेड है। कौन सा स्टेट में? मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी दिसपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में विश्व का मतलब एक ही नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ रहता है, फ्लोटिंग अवस्था में रहता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आप देख सकते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक्स प्लेस। मतलब तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1192, ऑप्शन नंबर बी 1191, ऑप्शन नंबर सी 1190, ऑप्शन नंबर डी 1194। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। किस का बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का साथ मोहम्मद घोरी का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों में से किसका जीत हुआ था? तो इन दोनों में से जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद घोरी हार गया था। ठीक है, और इसका बाद जो हुआ था तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल हुआ था, कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तब किसका बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी का ही बीच में हुआ था, लेकिन उस बार अपोजिट हुआ था, मोहम्मद घोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तराइन का सेकेंड युद्ध भी दे सकता है। इसका बाद आप देख सकते हैं तुजुक-ई-बाबरी वॉज रिटन बाय बाबर इन। तुजुक-ई जब बाबरी होता है तो ये बाबर खुद लिखा था, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो आत्मजीवनी कथा बोलते हैं जिसको। तो ये बाबर खुद लिखा था, कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? तो ये जो क्वेश्चन है रेलवे का ग्रुप डी में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट को एक क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक की जो बाबरी बुक है, बाबर जो खुद लिखा था, तो ये कौन सा लैंग्वेज में है? उर्दू, तुर्की, ऑप्शन नंबर सी अरबिक, ऑप्शन नंबर डी पर्शियन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तो तुर्की लैंग्वेज में लिखा है। और एक क्वेश्चन आता है, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में और इसका जो सेकेंड बैटल हुआ था 1556 में। 1526 मतलब क्या है, 1526 में फर्स्ट पानीपत का जो बैटल हुआ था और इसका सेकेंड बैटल हुआ था 1556 में हुआ था सेकेंड बैटल। ठीक है, तो ये 1526 में किसका साथ हुआ था, बाबर का साथ हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष में शिफ्ट या स्थानांतरित किया गया था। तो भारत का पहला राजधानी क्या था, कलकत्ता था। तो कलकत्ता से भारत का राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, तो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था, तो दिल्ली। तो दिल्ली में भारत का कैपिटल को स्थानांतरित किया गया था। तो कौन सा ईयर में किया गया था, 1921, 1911, 1906, 1931। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1911। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1911 साल में भारत का जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, किसका शासनकाल में हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज का शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंज का शासनकाल में हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, दिल्ली का जो पहले नाम था दिल्ली, इसके बाद न्यू दिल्ली हो गया, तो कौन सा साल में हुआ था, 1927 साल में, मतलब 1927 साल में दिल्ली का नेम हुआ था नया दिल्ली या न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन बना था। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी एन.आर. पिल्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पहला जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था इंडिया का, तो ये था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। तो नंदा देवी जो पीक है, तो नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए। थोड़ा सा अगर आप लोग सोचेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, उत्तराखंड पे लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लेक्स, झील का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो लेक्स होता है, ह्रद होता है बंगाली में जिसको बोलते हैं, तो उसका जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हिच विटामिन नेम इज फाइलोक्विनाइन, कौन सा विटामिन का नेम होता है फाइलोक्विनाइन। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन का नेम होता है फाइलोक्विनाइन, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनाइन। ठीक है, तो विटामिन होता है, आप देख सकते हैं अलग अलग विटामिन होता है। तो आप देख सकते हैं विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन B1 को बोलते हैं थियामिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो ये क्वेश्चन, ये सब आंसर मैं पिछला क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो आप लोग प्लीज़ इसको कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, मैं भी आप लोग के लिए टाइपिंग करके लाया हूँ। विटामिन B6 को बोलते हैं पाइरिडॉक्साइन, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनाइन। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, इधर से कोई भी एक पूछ सकता है, विटामिन ई को भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एलिमेंट। इटाई जो डिजीज होता है तो कि ये किसका कारण में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी निकेल, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम। ठीक है, तो कैडमियम का वजह से जो रोग होता है, डिजीज़ होता है, वो होता है इटाई। कभी कभी आता है ब्लैक फूड डिजीज़। तो ब्लैक फूड डिजीज़ किसका कारण में होता है, ये होता है आर्सेनिक का कारण में। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो एक क्वेश्चन का साथ और एक क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा, शायद आप लोग का 50 क्वेश्चन हो गया है जो भी स्टूडेंट कॉपी पे नोट्स डाउन कर रहे हैं शुरू से। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सल्फर इनटू द नेचुरल रबर इज कॉल्ड, प्राकृतिक रबर का साथ सल्फर का संमिश्रण करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्कनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी पास्चुराइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेचुरल रबर मतलब प्राकृतिक रबर का साथ अगर हम लोग सल्फर को संमिश्रण करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए वल्कनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन
भारतीय संविधान में पहला बार संशोधन किया गया था? मतलब भारतीय जो संविधान है तो पहला बार कब संशोधन किया गया था? तो अमेंडमेंट मतलब क्या, संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। 1951 साल में भारतीय संविधान को संशोधन किया गया था। तो 10 मई 1951 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा मतलब क्या है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से? तो आप देख सकते हो हुकुम सिंह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव मवालंकर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं जी भी मवालंकर। ज़्यादातर जगह में लिखा रहेगा जी भी मवालंकर। तो जी भी मवालंकर का फुल फॉर्म होता है गणेश वासुदेव मवालंकर। तो ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो ये था आज का टोटल 25 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हिस्ट्री से भी था, संविधान से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से था, जियोग्राफी से था, स्पोर्ट्स रिलेटेड था, कहाँ पे कौन सा शहर लोकेटेड है, कौन सा पीक कहाँ पे लोकेटेड है, सब क्वेश्चन था। तो ईच एंड एवरी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के मैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पेपर आज बनाया था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग पाना चाहते हो और भी क्लासेस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसका बाद आज ये आ सकता है, मैथ का क्लास भी आप लोगों के लिए आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड का साथ शेयर कर देना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।